हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर नंबर 13 सैम्पलिंग से, जो कि है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सैम्पल सर्वे एंड इट इज़ अवर लेक्चर नंबर 6। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं एरर्स ऑफ सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग एरर्स। सो आज हमारा बेसिक प्रिंसिपल क्या रहेगा? सबसे पहला, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ठीक है, कि अगर हम जो हैं सैंपल इकट्ठे करते हैं किसी लार्ज साइज पॉपुलेशन से रैंडमली, ठीक है, तो वो रैंडम सैंपल क्या करेंगे, ठीक है, उन्हें क्या, वो रैंडम सैंपल हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने क्लास 12th के बच्चे उठा लिए सैम्पलिंग के तौर पे, हर एक स्टेट से, मतलब स्कूल्स डिवाइड कर करके 5-5। ठीक है, तो अब वो वाले सैंपल जो है वो क्या दिखाएंगे मेरे को कि क्लास 12th की एवरेज जो है इंटेलिजेंसी कितनी है वो देख लेते हैं। ठीक है ना, मतलब क्वांटिटेटिव देख लो, क्वालिटेटिव देख लो, इट डिपेंड्स ऑन यू, है ना। अब जैसे रैंडम सैंपल जो है वो हमारे क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। ये क्या बोलता है? देखो, पहली बात, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया जो है वो लार्ज नंबर के केस में यूज़ होता है और ये जो है ज़्यादा रिलेबल होता है। ठीक है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है, मोर प्रिसाइज, मोर ट्रू। इसका सीधा सा मतलब, इनको देखो, यूज़ करने में आसान रहता है। ठीक है, एक्यूरेसी भी इसकी हाई रहती है। ठीक है, और मतलब इसको यूज़ भी हम प्रॉपरली कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें बड़ा नहीं, और ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छी जो होती है इन्फॉर्मेशन इससे हमको मिलती है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हमारा सैम्पल साइज़ बढ़ता है अदर फैक्टर कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमारा सैम्पल बढ़ेगा, क्या मतलब हुआ इसका? देखो, मैंने पहले 12th के 5-5 बच्चे उठाए हर जगह से, अब मैं 10-10 उठा रही हूँ, उसके बाद मैं 15-15 उठाऊँगी, उसके बाद मैं 30-30 उठाऊँगी, सैम्पल साइज़ बढ़ गया। ठीक है, बट जो अदर फैक्टर्स हैं वो तो कांस्टेंट है ना। 10 मतलब 10th के बच्चे नहीं हिल रहे, है ना, बाकी भी नहीं, मतलब 9th के थोड़े उठा लिए मैंने कोई 12th की जगह। ठीक है, तो उसी तरह क्या होगा, अगर सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ भी होता है तो हमारा जो है हमारे जो है अदर फैक्टर जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया यूजुअली लार्ज नंबर्स के लिए यूज़ होता है। अगर इसमें सैम्पल साइज़ हमारा सैम्पल साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है और बाकी के फैक्टर जो हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, नहीं सॉरी, ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, वैलिडिटी नीचे है। तो ये क्या बोलता है, देखो इसमें क्या है, ऑप्टिमाइजेशन क्या बोलता है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी होनी चाहिए एट अ मिनिमम कॉस्ट और एट अ मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, क्या होना चाहिए? ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, किस पे? देखो, हमारे को क्या है, ज़्यादा बेटर रिजल्ट चाहिए। ठीक है, एफिशिएंसी मीनिंग आपको पता है। ठीक है, जो चीज़ हमारे लिए जितनी एफिशिएंट होगी। ओके, अब हमारे को देखो वो क्या चाहिए, पहली तो बात तो मिनिमम कॉस्ट पे चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपको क्या चाहिए? मिनिमम कॉस्ट। अब देखो, सैम्पलिंग के लिए अगर आपका सोचो, आपने कोई बिजनेस प्रोजेक्ट तैयार किया है, ठीक है, अगर वो ऐसे सोच के रखो, ठीक है, 2 करोड़ का है और आपके सैम्पलिंग को ही 1 करोड़ रुपया लग जा रहा है, तो इसमें आपको प्रॉफिट हुआ? आपकी तो कंपनी पहले ही लॉस में चली जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी ना। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी जो होनी चाहिए वो मिनिमम कॉस्ट तक होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें जो है हमारे को मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलनी चाहिए एट अ गिवन लेवल ऑफ कॉस्ट कैन बी अचीव विद द सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग डिज़ाइन। इसमें क्या कर सकते हैं हम, और मिनिमम कॉस्ट हमारी लगे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अच्छे अच्छे जो है वो सैम्पलिंग डिज़ाइन उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सैम्पलिंग मेथड्स, रैंडम सैम्पलिंग वगैरह है ना, इतने सारे हैं, वो तो ऐप मतलब देखना पड़ता है ना कि कौन सा लगता है। मतलब अगर आप सही लगाते हैं तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन जो है वो वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी क्या बोलता है? सैम्पलिंग इज़ अ वैलिड डिज़ाइन ओनली इफ़ पॉसिबल टू अटेन वैलिड एस्टिमेट्स एंड वैलिड टेस्ट अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर्स। अब पॉपुलेशन पैरामीटर क्या होता है हमारा? जो हमारे कांस्टेंट स्टैटिस्टिकल कंपोनेंट होते हैं हमारे, ठीक है, किसके? पॉपुलेशन के, जैसे कि मीन हो गया, है ना, डेविएशन वगैरह जो भी होते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा? साइज़ जो होता है ना वो, तो वो क्या हो गया हमारा? पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है,
अब हमारा सैम्पलिंग डिज़ाइन देखो, वैलिडिटी में वैलिड कब होंगे, अब सैम्पलिंग डिज़ाइन कब वैलिड हो गए, जब देखो आप कोई भी सैम्पलिंग डिज़ाइन लगा रहे हो वो कहीं पे भी तो वैलिड होगा नहीं, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, मेनली जो हमारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है ना, ठीक है, मतलब रैंडम सैम्पलिंग, वो इंश्योर करता है हर जगह की वैलिडिटी, क्योंकि उसमें क्या है, सबको इक्वल चांस दिया जाता है एंड देयर इज़ नो बायसनेस, ओके। तो हमारा सैम्पलिंग डिज़ाइन कब वैलिड होगा, जब हम ऑब्टेन कर पाएंगे क्या, वैलिड एस्टिमेट्स, किसके लिए, ठीक है, जिसके मतलब पॉपुलेशन पैरामीटर्स के लिए हमें क्या चाहिए, वैलिड एस्टिमेट चाहिए। जैसे कि अब हमने देखो हमारा सैम्पलिंग डिज़ाइन हो गया वैलिड, हमने चूज़ कर लिया रैंडम सैम्पलिंग, सबको मिलेगा इक्वल चांस, तो हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का यूज़ भी कर सकते हैं उसी के अंडर, ठीक है। तो उसी तरह से मल्टी स्टेज मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि क्या होता है उसमें, जैसे हमारा जैसे फर्स्ट कंट्रीज़ होंगी, ठीक है, कंट्री से हम चूज़ करेंगे स्टेट्स को, ठीक है, स्टेट से हम चूज़ करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट से हम चूज़ करेंगे विलेजेस को, विलेजेस में हम चूज़ करें स्कूल्स को। तो ये क्या है, हमारा यहाँ पे क्या इक्वल चांस मिल रहा है सबको रैंडमली, ठीक है, मतलब चलो हम चूज़ चाहे रैंडम करेंगे, है ना, बट चांस तो सबको इक्वल है ना। तो ये क्या होगा हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी, जिसमें ज़्यादातर हमारी इंश्योरिटी कौन देता है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो आज के लेक्चर में इतना ही, कल हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज़ पॉपुलेशन और हमारा पैरामीटर वगैरह। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी क्यूरी हो आप बेझिझक मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।